नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानाना 6 में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को साइप्रस से कनाडा पहुंचे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा है, जहां वो वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कनाडा पहुंच चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के न्योते पर पीएम मोदी 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका के बीच बदलते हुए घटनाक्रम में दोनों नेताओं की मुलाकात काफी अहम हो सकती है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। G7 में आमने सामने आएंगे दोनों नेता। सीज फायर विवाद के बाद ट्रंप और मोदी की टक्कर। G7 में उठेगा सीज फायर विवाद। ट्रंप का दावा, भारत का जवाब। भारत बोलेगा या ट्रंप फिर बाजी मारेंगे? सीज फायर विवाद के बीच अब दुनिया की नजरें टिकी हैं G7 समिट पर, जहां पहली बार एक मंच पर नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से संघर्ष विराम के बीच जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए थे, अब उनके जवाब मिलने का वक्त आ गया है। क्या G7 में पीएम मोदी ट्रंप को देंगे जवाब? क्या होगी दोनों नेताओं की निजी मुलाकात? क्या भारत अपनी रणनीति को खुले तौर पर रखेगा सामने? प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पीएम मोदी का पहला विदेशी दौरा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार एक ऐसे मंच पर होंगे जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता एक साथ नजर आएंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल विदेश मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप बनाम मोदी, क्या है विवाद? ट्रंप का दावा, मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। भारत की प्रतिक्रिया, हम आत्मनिर्भर हैं, फैसले खुद लेते हैं। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पूरी दुनिया की निगाहें इस पर थी। भारत ने पाकिस्तान की आतंकियों को शरण देने वाली चौकियों पर ऑपरेशन किया। इस बीच ट्रंप ने कई बार तनाव कम करने की अपील की, लेकिन भारत ने अपने हर बयान में साफ किया कि यह पूरी तरह आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर ट्रंप की बयानबाजी अभी जारी है। उन्होंने इजरायल और ईरान तनाव के बीच भी इस बयान को दोहराया था। ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं, उनके दबाव में आकर भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम पर हामी भरी। उन्होंने कहा था, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जरिए दोनों देशों को टेबल पर लाए। G7 समिट 2025 इस बार क्या है खास? वैश्विक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक स्थिरता, इंडो पैसिफिक रणनीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी। क्यों अहम है G7 में भारत की मौजूदगी? भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की भूमिका इंडो पैसिफिक में निर्णायक है। पीएम मोदी रख सकते हैं भारत का वैश्विक दृष्टिकोण। अब रहा है तो ये सिर्फ विकास की बातचीत नहीं, बल्कि एक बड़ा डिप्लोमेटिक शो लेकिन स्पेशल इन्विटेशन पर प्रधानमंत्री बुलाया गया है। इस समिट में वैश्विक कूटनीति के कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। G7 समिट में सिर्फ आर्थिक या पर्यावरण जैसे मुद्दे नहीं, बल्कि कूटनीति के वो पन्ने भी पलटे जाएंगे जिनमें भारत, पाकिस्तान, अमेरिका भी भूमिका निभाएंगे। सीज फायर पर ट्रंप के दावों और भारत की रणनीतिक चुप्पी के बीच G7 अब सिर्फ एक समिट नहीं, एक डिप्लोमेटिक स्टेज बन गया है। भारत के लिए ये मंच अपनी नीति, दृष्टिकोण और मजबूती दिखाने का मौका है। अब देखना है, क्या पीएम मोदी खुलकर भारत का पक्ष रखेंगे या बातचीत की जमीन किसी और मोड़ पर बनेगी? तो रिपोर्ट देखी आपने। साफ होता है कि भारत G7 का स्थायी हिस्सा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भारत को स्पेशली इनवाइट किया गया है। यह बात अपने आप में इस बात को पुख्ता करती है कि भारत वैश्विक पटल पर कितना मजबूत हो रहा है। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया, उससे भी पूरे दुनिया में एक और संदेश साफ गया भारत की तरफ से कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति पर कायम है।
भारत ने डेलीगेशन की टीम को रवाना किया। ये टीम दुनिया भर के तमाम देशों में पहुंचे और अपनी बात रखने के लिए गए। इसके बाद अब ये G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है। हमने देखा कि जिस तरह से अमेरिका ने बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का श्रेय लिया, भारत ने बार बार इसको नकारा। इसके बाद ये पहला मौका है इस विवाद के बाद जब दोनों देश आमने सामने होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? क्या भारत अपना संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने स्पष्ट करेगा? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस मुद्दे पर बातचीत होगी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आमने सामने होंगे तो जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का श्रेय बार बार अमेरिका ने लिया, भारत के नकारने के बावजूद क्या भारत इस पर अपना मत स्पष्ट करेगा? देखिए, डिप्लोमेटिकली ये बातें होती हैं और ये बातें आमने सामने नहीं होंगी। ना ही हमारे मोदी इस बात को रखेंगे और ना इस बात को ट्रंप दोहराएंगे, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि ट्रंप ने हमारे देश के अंदर सीज फायर कराया पाकिस्तान से बात करके और हिंदुस्तान से बात करके। ये हमारी जो सीज फायर हुआ है वो डीजीएमओ जो थे उस कंट्री के और इस कंट्री के दोनों के बीच की बात है और सीज फायर हो गया। क्योंकि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ही उसको वार को बढ़ा सकते हैं और उसको घटा सकते हैं या बंद कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से उनका बार बार श्रेय लेना, कई बार वो बातों को पलट भी गए हैं। बल्कि वो हमारे कश्मीर के मुद्दे को भी कहते हैं 1000 साल पुराना है। मतलब 1947 की आज़ादी के बाद ये झगड़ा पड़ा था और वो 1000 साल की बात करते हैं। यानी उनकी बातों में कोई विश्वास नहीं है और ना इस बात को हमारा देश महत्व देता है। अगर हम महत्व देंगे तब ये बात उठेगी। इसीलिए हम नहीं, हमारे देश के मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ने जवाब दे दिया, प्रवक्ता जायसवाल ने, विदेश मंत्री ने इस बात का जवाब दे दिया और प्रधानमंत्री की कोई आवश्यकता नहीं है इस मीटिंग के अंदर, G7 के अंदर शिखर सम्मेलन में ये बात उठाई जाए, क्योंकि ये बात का मौका नहीं है। बिल्कुल जो बात की जाएगी वो शिखर सम्मेलन के बारे में बात की जाएगी, दुनिया की वैश्विक स्थिति के बारे में बात की जाएगी, ईरान और इजराइल की वार के बारे में बात की जाएगी, यूक्रेन रशिया के बारे में बात की जाएगी और दुनिया की जो स्थिति है इस समय, उस स्थिति के बारे में विचार किया जाएगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो या जो भी स्थितियां होंगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें होंगी। न कि एक छोटा मुद्दा उठाया जाएगा कि उन्होंने हमारी वार को जो है खत्म कर दिया। अमित साहब, ये मुद्दा हमें छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन जब वेस्ट मीडिया इस प्रोपेगेंडा को बढ़ाने की कोशिश करती है, लगातार जब ये नरेशन सेट करने की कोशिश की जाती है कि अमेरिका की मध्यस्थता और दबाव की वजह से भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, अभी ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव के बीच भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात को दोहराया है। एक बार फिर उन्होंने इसका श्रेय लेने की कोशिश की है और कहा है कि व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जरिए भारत पाकिस्तान को उन्होंने टेबल पर लाने के लिए राजी किया। ऐसे में जब एक ही बात को वो बार बार दोहराते हैं तो क्या ये जरूरी नहीं हो जाएगा कि इसको एक बार उनके सामने भी एड्रेस किया जाए? ट्रंप साहब दुनिया के ताकतवर प्रेसिडेंटों में से एक हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप देखिए ना कि जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे प्रेसिडेंट का, उसी को तो उन्होंने कहा था दुनिया के सामने, एक दिन के अंदर अगर मैं इलेक्शन में जीत जाता हूं और प्रेसिडेंट बनता हूं अमेरिका का, तो मैं एक दिन में ये रशिया और यूक्रेन की वार को खत्म कर दूंगा और ये इजराइल और फिलिस्तीन की हम वार को खत्म कर देंगे। क्या पॉसिबल हुआ? क्या ये कर पाए? जब वो नहीं कर सके तो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वार को कौन होते खत्म कराने वाले? मेरे तो समझ से परे है। जो दुनिया इस तरह की अटकलें लगाती है, प्रेस लगाती है, वो डिप्लोमेटिक स्तर पे कभी बातें नहीं होती हैं। और ये रूल है कि जो बातें होंगी वो पहले तय हो जाएंगी। और इस तरह की बात ना उन्होंने की हमारे देश के प्रधानमंत्री से रुकवाने के लिए, और न किसी तरह, हाँ वो बात जरूर करते रहे लेकिन रुकवा दिया, ये श्रेय इनको नहीं जाता है। ये श्रेय जाता है हमारे देश के और विदेश के जो यानी पाकिस्तान के डीजीएमओ को, जिन्होंने हमारी लीडरशिप के तहत डायरेक्शन में उस वार को सस्पेंड किया। ठीक है, और रोक दिया। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा में। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है और आपके पास भी यही सवाल लेकर पहुंचूंगी। अमीन साहब कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हम ये बात नहीं मानते कि सीज फायर उनके दबाव में हुआ, और नहीं भी हुआ। लेकिन जब इस तरह की बातें वो बार बार दोहराते हैं वैश्विक पटल पर, जब एक तरीके का नरेशन सेट करने की कोशिश की जाती है, तो क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि आमने सामने ये बात हो, विशेष करके तब जब हमारे खुद के देश में विपक्ष भी ये सवाल लगातार उठा रहा है, विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेके, सवाल उठा रहा है विपक्ष के डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया, अमेरिका कौन होता है इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने वाला। तो इन परिस्थितियों में कम से कम विपक्ष को शांत कराने के लिए, अपने देश की जनता को जवाब देने के लिए और पुख्ता तरीके से ये बात स्पष्ट कर देने के लिए सभी के सामने कि नहीं, ऐसा नहीं है, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया था, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री ये बात रखेंगे? देवनाथ साहब, देवनाथ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करेंगे? जी। G7 का जो पटल होता है, कैनवास होता है, उसमें द्विपक्षीय मुद्दों को उठाया नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत तो एक महज इनवाइटी है, हम G7 के मेंबर नहीं है। हमें वहां बुलाया गया है क्योंकि हम लोग एक उभरते हुए दुनिया के सितारे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या मोदी जी का 1-to-1 होगा, इसके बारे में अभी तक कोई डिटेल्स आई नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी पहले भी अब तक 11 या 12 बार G7 अटेंड कर चुके हैं। तो जो मेन मीटिंग होती है उसमें भारत का स्टेटस सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस होता है, जहां दुनिया के बाकी दूसरे 7 बड़े देश बातचीत करते हैं। भारत वहां अटेंड करता है, लेकिन भारत कोई मुद्दा नहीं उठा सकता क्योंकि हम G7 के मेंबर नहीं। बाकी क्या होता है, G7 की मीटिंग में पृष्ठभूमि में साइडलाइंस में अलग अलग नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्तालाप होते रहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का जो रोल था सीज़फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में कराने का, वो मुद्दा ऐसा है कि उसको ना भारतीय पक्ष उठाएगा और ना ही अमेरिकन पक्ष उठाना चाहेगा। बात जो है वो ऐसी होगी कि जो दूसरे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, उनके बारे में बात होगी। अमेरिका में भारत के लोगों का जो स्टेटस है, अमेरिका में भारत के जो लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अमेरिका में स्टूडेंट्स का, भारतीय स्टूडेंट्स का जो मुश्किलात हैं, इन सब चीजों में बात होगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत बात इसलिए होगी अमेरिका कब हमें F414 इंजन देगा, जो कि हम तेजस 2 में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर ही बात होगी। विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं बहुत अनुभवी होते हैं, श्री एस जयशंकर भी अनुभवी हैं। वो 3-4 मुद्दे जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें भारत पाकिस्तान सीज फायर वाला मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। तो उससे ना डोनाल्ड ट्रंप को कोई फायदा है और ना भारत को कोई फायदा है। उस चीज को टच करने पर सिर्फ तिक्तता यानी कड़वाहट ही पैदा होगी। तो इस चीज पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है देवनाथ साहब, एक और सवाल, अभी वैश्विक सुरक्षा इस G7 शिखर सम्मेलन के कई महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है और आतंकवाद वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा, जिस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है भारत। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को यही संदेश देने की कोशिश की गई। इसके बाद भारतीय डेलीगेशन जो विदेश के लिए रवाना हुई, उसने विदेश में जाकर यही संदेश तमाम देशों के सामने परोसा। ऐसे में जब G7 का भी वैश्विक सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, तो क्या पाकिस्तान को लेकर चर्चा संभव है इन देशों के बीच? क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा संरक्षक है और आतंकवाद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन। G7 की जो मीटिंग होगी उसमें वैश्विक सुरक्षा पे डेफिनेटली बात होगी, आतंकवाद पे भी डेफिनेटली बात होगी। सब देश मिलकर चर्चा करेंगे किस तरह से दुनिया से आतंकवाद जैसे मुद्दों को कम किया जाए या कंट्रोल किया जाए।
भारत भी इस डिस्कशन में ऑब्जर्वर, बतौर ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करता है। डिसीजन मेकिंग में या जो फाइनल जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं उसमें भारत का नाम नहीं होता। होता ये है कि इन सब मीटिंग्स में पहले से ही तय कर दिया जाता है कि दुनिया के किसी देश को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। G7 के मुद्दे अगर आप पिछले 10 साल 12 साल का देखें, बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक में होता है, कंस्ट्रक्टिव बातें होती हैं और वहां पर किसी की निंदा करना या किसी देश की भर्त्सना करना या किसी देश को नीचा दिखाना, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, ये मुद्दे आते नहीं हैं। एक दो बार ऐसा लगा कि शायद नॉर्थ कोरिया या चीन को थोड़ा अलग थलग करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मोटा मोटी G7 का जो सेक्रेटरीट है वो सारे कटुतापूर्ण मामलों को इस मीटिंग के एजेंडा से बाहर रखता है। तो पाकिस्तान का नाम लेकर कोई निंदा नहीं होगी। ये कहा लेकिन जाएगा आतंकवाद कि को मोटे तौर पर परोसा जा सकता है पाकिस्तान का नाम लिए बिना। और ठीक है अमीन साहब, आपके पास लौटूंगी। और डिप्लोमेसी पर भारत के लगातार सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की डिप्लोमेसी को कमजोर कर दिया है और G7 एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेज भी है। भारत एक इनवाइटी है, इनवाइट किया गया है, G7 का अस्थायी सदस्य भले ही ना हो, लेकिन इनवाइट किए जाना, स्पेशल इनवाइट भेजना भी बहुत संदेश अपने आप में लेकर आया है कि कहीं ना कहीं भारत की स्थिति पूरी दुनिया में मजबूत है और दुनिया के बाकी देश इस चीज को देख रहे हैं। ऐसे में अमीन साहब, भारत के लिए ये कितना बड़ा मौका है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये पूरी दुनिया के सामने अपनी रणनीति को रखने का, अपने विजन को परोसने का और ये बताने का कि हम भी लीड कर सकते हैं? देखिए, हमारे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष, अपोजिशन लीडर्स, सभी हमारे मोदी जी की जो है कभी तो बड़ाई करते हैं और कभी ये कहते हैं कि उनकी जो डिप्लोमेसी है वो खत्म हो चुकी है। डिप्लोमेसी खत्म हो चुकी है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, यही लोग पहले कहते थे कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी, अब मोदी जी जब कर रहे हैं तब भी उनको परेशानियां हैं, हमारे समझ से परे है। आप देख लीजिए कि अभी जब याद होगा कनाडा का मामला बना था 23 में अक्टूबर की बात है, जब कनाडा से हमारे डिप्लोमेटिक संबंध खत्म हो गए थे, तब भी अपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया था। और ये अभी भी जब ये G7 की मीटिंग में बुलाया गया है मार्क कार्नी के द्वारा फोन करके, उससे पहले भी यही कहा जाता रहा कि G7 में हिंदुस्तान को नहीं बुलाया जाएगा, ये डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है। हमारे समझ में नहीं आता कि इस तरह की बातें करना कहाँ तक उचित है। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान को ऐसे ही नहीं बुलाया गया, ये दुनिया के सबसे अमीर देशों का एक संगठन है G7, उसका शिखर सम्मेलन है और ये हो रहा है कनाडा के अंदर। मार्क कार्नी इसके होस्ट हैं। इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट हैं उसमें यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के मैक्रोन राज प्रेसिडेंट, ग्रेट ब्रिटेन के स्टारमर कार्नी पीएम और यहाँ के मोदी जी हैं, कनाडा के खुद हैं इटसेल्फ मार्क कार्नी पीएम। आप देखिए कि इसके अंदर इटली है, जापान है, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है। अब इनमें एक चीज मैं बताना आपको चाहूंगा जो टेक्निकली है, वो आप देखेंगे कि इकोनॉमिकली हमारा स्टेटस क्या है। इकोनॉमिकली हमारा स्टेटस जो है इटली, कनाडा और फ्रांस से ऊपर है, इसलिए बुलाया गया है। और पिछले 5 दशक से, पिछले 5 बारों से बराबर उनको बुलाया जाता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुलाना अपने आप में एक अलग दर्शाता है इस बात का कि हमारी डिप्लोमेसी मजबूत है जी। आप देखिए ना, अभी आप बात कर रही थी इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर यही होगा कि एनर्जी के ऊपर बात होगी, सिक्योरिटी के मुद्दा होगा, और उसके बाद देखेंगे जो इसमें इंटरनेशनल लेवल पे आएगा वो पाकिस्तान नहीं आएगा। इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्कस होगा स्टेटमेंट ऑन इजराइल एंड ईरान वार पे होगा। स्टेटमेंट जो आएगा वो ईरान और इजराइल वार पे आएगा। आप उसके बाद देखेंगे कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने की बात होगी, जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये 2 बड़े मुद्दे हैं जो आएंगे, बाकी कोई मुद्दा सामने आने वाला नहीं है। और जो छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें इतने बड़े शिखर सम्मेलन में नहीं उठा करती हैं। मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं।
बिल्कुल, और क्योंकि इस तरह G7 शिखर सम्मेलन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां पर ये विश्व के कुछ ताकतवर शक्तिशाली देश हैं जो एकत्रित हुए हैं बड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए, जिसमें से वैश्विक सुरक्षा भी एक मुद्दा है। भारत को इनवाइट किया गया है। ये अपने आप में विपक्ष के उन तमाम सवालों के जवाब है जो लगातार विपक्ष ये कहते हुए उठा रहा है कि प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी फेल हो गई है। अगर ऐसा होता, लगातार वो ये भी कह रहे थे कि G7 में भारत को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, हालांकि वो गलत साबित हुए और ये भी उनके सवालों का जवाब है अपने आप में। हालांकि जब विपक्ष इस तरह के सवाल उठाता है तो कहीं ना कहीं सत्ता पार्टी का ये दायित्व भी होता है कि उनके सवालों को संतुष्ट किया जाए, खत्म किया जाए। ऐसे में G7 शिखर सम्मेलन में हम ये मान रहे हैं कि भले ही इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, हालांकि एक वाजिब जवाब की उम्मीद अभी भी विपक्ष जरूर लगाए बैठा है। देवनाथ साहब, आपके पास आना चाहूंगी और यही समझने की कोशिश करूंगी आपसे कि जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे कि चूंकि भारत एक इनवाइटी है, हमें मुद्दों में बोलने की, डिसीजन मेकिंग में अपनी बात रखने की हैसियत अभी हमारी G7 नहीं, दर्जा अभी नहीं दिया गया है चूंकि हम उसके अस्थायी सदस्य नहीं हैं। लेकिन भारत के लिए फिर भी ये बहुत बड़ा मौका है वैश्विक पटल पर अपनी नीति रणनीति। मोदी जी G7 में जो भी व्यक्तित्व, जो भी बयान देंगे, जो भी बातें बोलेंगे, उसको पूरा विश्व बहुत ध्यान से सुनेगा। खास तौर से भारत का जो रोल रहा है यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में कि बातचीत से मुद्दा सुलझाया जाए, उसको डेफिनेटली तोड़ मिलेगा। इसी तरह से इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी युद्ध हो रहा है, इसमें भारत कोशिश करेगा कि उभय पक्ष आपस में बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझा लें। ईरान भी भारत का बहुत प्रगाढ़ मित्र है, हमारी दोस्ती इजराइल से भी बहुत मजबूत है। बिल्कुल, ईरान और इजराइल दोनों से ही भारत के अच्छे संबंध है, इसीलिए भी ये परिस्थिति भारत के लिए भी चुनौतीपूर्ण है कि आखिर साथ किसका दिया जाए, किसकी तरफ से खुलकर बातचीत की जाए। डिप्लोमेसी भारत की कितनी मजबूत है वो भी इसमें देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं सर की हमारे दोनों मेहमानों ने कहा, बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया वो सुनेगी जो भारत कहना चाहता है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े थे, रक्षा विशेषज्ञ सर, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व राजनयिक हैं सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।